नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में बिहार स्पेशल को कवर कर रहे थे और ज्योग्राफी के 2 लेक्चर्स इसी सीरीज़ में आए हुए हैं, उसी सीरीज़ का आज हम लोग तीसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग बिहार का भौतिक विभाजन यानी कि फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ बिहार पढ़ेंगे कि बिहार के पूरे स्ट्रक्चर को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर पठार है और कहाँ पर मैदान है। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखा था और उससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने एक नॉर्मल व्यू, ज्योग्राफिकल व्यू बिहार का देखा था, जहाँ पर बिहार के विभिन्न जिलों को हम लोगों ने कवर किया था। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो ज्योग्राफी के वीडियो आ रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी बिहार के एग्ज़ाम के लिए, खासकर बीपीएससी के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग बिहार के भौतिक विभाजन को पढ़ेंगे। अगर हम लोग भौतिक रूप से देखें तो बिहार के संरचना को हम लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसा कि आपको बिहार का ये मैप दिख रहा है, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसका जो सबसे ऊपर वाला यानी कि जो सबसे उत्तरी भाग है, ये भाग उत्तर पश्चिम है, हालांकि ये इसमें जो है वो पहाड़ पाए जा रहे हैं। जो इसका दक्षिणी भाग है यानी कि ये भाग, ये पठारीय क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर प्लेट्यू पाए जाते हैं, पठार प्लेट्यू। और जो हमारा बीच में भाग है वो गंगा का मैदान है, ये मैदानी क्षेत्र है। तो इस प्रकार बिहार को भौतिक रूप से हम लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला जो भाग है, जो सबसे उत्तर में पाया जाता है, वो है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र, अगर इंग्लिश मीडियम में हम लोग इसको देखें तो माउंटेनियस रीजन, माउंटेनियस रीजन। दूसरा जो भाग है वो है मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र यानी कि प्लेन एरिया। और तीसरा जो भाग है वो है पठारीय क्षेत्र, पठारीय क्षेत्र यानी कि प्लेट्यू रीजन, प्लेट्यू रीजन। तो इस 3 भागों में बिहार को भौतिक रूप से हम लोग डिवाइड करते हैं, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पठारीय क्षेत्र। और ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में ही दिख रहा है आपको। सबसे उत्तर में पहाड़ है यानी कि पर्वतीय क्षेत्र है, उसके बाद मैदान है और उसके बाद जो है वो पठार आता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पहला पार्ट पर्वतीय क्षेत्र को देखेंगे, उसके बाद मैदानी क्षेत्र अगले पार्ट में, और उसके बाद पठारीय क्षेत्र को देखेंगे। पठारीय क्षेत्र छोटा है, मैदानी क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, इसलिए इसको एक अलग पार्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। अभी फिलहाल हम लोग पर्वतीय क्षेत्र को समझते हैं। तो पहला पार्ट है हमारा पर्वतीय क्षेत्र। बिहार का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो डेफिनेटली मैप में आपको दिख रहा है, ये उत्तर पश्चिम दिशा में पाया जाता है। बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ये पाया जाता है, उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट जो क्षेत्र है वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है। और इसका जो जिला है वो एकमात्र जिला है जहाँ पर ये पाया जा रहा है, वो है पश्चिम चंपारण, यानी कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पर्वतीय क्षेत्र देखने को बिहार में मिलता है। ये पर्वतीय क्षेत्र एक्चुअली में एक्सटेंशन ही है हमारे हिमालय का। हिमालय हम लोग जानते हैं कि 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड आउटर हिमालय। यानी कि जो महान हिमालय होता है, मध्य हिमालय होता है और उसके बाद बाह्य हिमालय होता है। बाह्य हिमालय का एक और नाम शिवालिक होता है। तो ये जो पहाड़ है ये एक्चुअली में उसी हिमालय के बाह्य हिमालय का हिस्सा है, यानी कि ये शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है जो पाया जाता है यहाँ पर। तो हम लोग कह सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र यह बाह्य हिमालय का हिस्सा होता है। बाह्य हिमालय का हिस्सा होता है। अब चूंकि ये बाह्य हिमालय का हिस्सा है यानी कि शिवालिक का हिस्सा है, तो यह नवीन हिस्सा है। और हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में भी देखा था कि कौन सा हिस्सा बिहार का नया है और कौन सा पुराना है। तो ये नवीन हिस्सा माना जाता है, नवीन क्षेत्र है, न्यू क्षेत्र है। इसका क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बिहार में जो पर्वतीय क्षेत्र है वो नया है या पुराना है, तो
उसमें ऑप्शंस दिया हुआ था, तो उसमें नवीनतम क्षेत्र में यह आता है। अब इस पर्वतीय क्षेत्र को भी हम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से 3 भागों में उपविभाजित कर देते हैं। ये पहाड़ है, इसको 3 भागों में उपविभाजित कर दिया जाता है। सबसे उत्तर में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, उसके बाद हरहा वैली यानी कि हरहा घाटी, नदी घाटी है ये, और उसके बाद जो रहता है वो रामनगर दून आता है। यानी कि जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है जो पश्चिम चंपारण में पाया जाता है, उसको 3 हिस्सों में उपविभाजित कर दिया गया है। तो आइए अब हम उस 3 हिस्से को देखते हैं। तो पश्चिम चंपारण में पाए जाने वाले पर्वतीय हिस्से को अपनी सहूलियत के हिसाब से, अध्ययन के हिसाब से 3 भागों में उपविभाजित कर दिया गया है, और ये उपविभाजन जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में, उत्तर से दक्षिण के क्रम में 3 उपभागों में विभाजित किया गया है इसे। 3 उपभागों यानी कि सब डिवाइडेड, दीज आर सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, विभाजित किया गया है। सबसे पहला यानी कि उत्तर से हम लोग बढ़ रहे हैं, तो सबसे उत्तर में जो पार्ट है उसका नाम है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। उसके बाद ये बीच में जो है वो नदी घाटी आती है, यानी कि नदी का बहाव के कारण ये घाटी बनी हुई है। इसको हम लोग कहते हैं हरहा घाटी या फिर हरहा वैली, हरहा वैली। और तीसरा जो है वो आता है रामनगर दून। रामनगर दून यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र पश्चिम चंपारण में पाया जा रहा है वो 3 उपभागों में विभाजित है, और उत्तर से दक्षिण का उसका क्रम जो है वो इस प्रकार से है। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ सबसे उत्तर, उसके बाद हरहा वैली, और उसके बाद रामनगर दून। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ जो वो सबसे उत्तर में पाई जाती हैं, और सबसे उत्तर में होने के कारण ये सबसे ऊंची भी है। बिहार में सबसे ऊंची जो है वो पहाड़ियाँ अगर पाई जाएंगी तो वो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ ही पाई जाएंगी। और अगर हम लोग रामनगर दून की तरफ बढ़कर आएंगे तो धीरे धीरे इसकी ऊंचाई घटती जाती है। एक और फैक्ट अगर यहाँ पर देखें कि पर्वतीय क्षेत्र आखिर बिहार में कितना हिस्सा पाया जाता है, जो हमें मैप में भी दिख रहा है, सिर्फ पश्चिम चंपारण के इस एरिया में पहाड़ पाए जा रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्र पाया जा रहा है। तो अगर इसका हम लोग परसेंटेज देखें तो बिहार के कुल क्षेत्रफल का केवल 0.06% ही ये पाया जाता है। 0.06% ही ये पाया जाता है, और एरिया में यह लगभग बनता है 932 किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि बिहार में जो पर्वतीय क्षेत्र है वो केवल 0.06% है बिहार के कुल एरिया का। अगर हम लोग पहाड़ देखें तो ये 0.06% बनता है। पठार का क्षेत्र अगर देखें तो ये 3.68% बनता है बिहार के कुल एरिया का, और बाकी जो है वो मैदान है, यानी कि ये 96.36 ये परसेंटेज जो है वो बनता है। तो एक बड़ा हिस्सा मैदानी क्षेत्र पाया जाता है बिहार में, पर्वतीय क्षेत्र काफ़ी कम है, और उसके बाद पठारीय क्षेत्र है। तो ये क्रम भी पूछा जा सकता है कि किस क्रम में आखिर पाया जाता है। और अगर हम लोग फिजियोग्राफिकली बोलें कि बिहार कैसा स्ट्रक्चर है, क्या एक पहाड़ीय क्षेत्र है, क्या एक पठारीय क्षेत्र है, बिल्कुल नहीं, बिहार एक मैदानी क्षेत्र है, क्योंकि 95% से अधिक भाग जो है वो मैदान यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो अब हम लोग एक एक कर सोमेश्वर की पहाड़ी और रामनगर दून को देखते हैं। हरहा वैली, ये हरहा नदी इसके बीचों बीच बहती है, जो सोमेश्वर की पहाड़ी और रामनगर दून को अलग कर देती है। इस फिगर को अगर आप याद रखेंगे तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आगे हम लोग सोमेश्वर की पहाड़ियों को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सोमेश्वर पहाड़ियाँ, सोमेश्वर पहाड़ियाँ। सोमेश्वर पहाड़ियाँ बिहार के डेफिनेटली पश्चिम चंपारण जिले में ही पाई जाएंगी। सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछता है कि ये किस जिला में पाया जाता है।
तो पश्चिम चंपारण में यह पाया जाता है। और पश्चिम चंपारण में देखें तो ये सबसे उत्तर का पार्ट हो गया, तो ये बिहार की सबसे उत्तरी श्रेणी है, बिहार की सबसे उत्तरी श्रेणी ये पाई जाती है। और ये जो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, ये पूछा जाता है कि हिमालय के किस भाग का हिस्सा है, तो इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा कि ये सारा जो है वो हिमालय के बाह्य हिमालय यानी कि शिवालिक का हिस्सा होता है, आउटर हिमालय या शिवालिक का हिस्सा होता है। तो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ जो है वो शिवालिक का ही भाग है, शिवालिक का भाग है। अगर हम लोग देखें इस फिगर को थोड़ा सा आप अगर माइंड में रखें, इस तरह से अगर ये पहाड़ होगा तो इसकी जो चौड़ाई है ये चौड़ाई लगभग 5 से 6 किलोमीटर है। यानी कि अगर हम लोग सोमेश्वर की चौड़ाई देखें तो ये 5 से 6 किलोमीटर चौड़ा है। और लंबाई देखें कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना लंबा है, तो ये लंबाई लगभग 74 से 75 किलोमीटर बनती है। यानी कि इसकी लंबाई जो है वो 74 से 75 किलोमीटर के आसपास है। अब अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई में जो है वो विविधता पाई जाती है, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। उत्तर से दक्षिण की तरफ हम लोग अगर पहाड़ में बढ़ेंगे तो ऊंचाई घटती जाएगी, यानी कि जो उत्तर का क्षेत्र होगा वो ज़्यादा ऊंचा होगा और जो दक्षिण का क्षेत्र होगा वो कम ऊंचा होगा। तो ऊंचाई में वेरिएशन है और ये वेरिएशन लगभग 874 मीटर से लेकर 152 मीटर तक है। यानी कि सबसे अगर हम लोग नॉर्थ में बात करें, उत्तर में, तो ये 874 मीटर तक ऊंचा देखने को मिलता है। और अगर हम लोग सदर्न हिस्से में इसके चले जाते हैं तो ये 152 मीटर ही ऊंचा रह जाता है। यानी कि इसका जो सबसे ऊंचा श्रेणी होगा, सबसे ऊंची चोटी होगी, वो कहाँ पाई जाएगी? इसके उत्तर की तरफ पाई जाएगी, जो कि 874 मीटर ऊंची होगी। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है वो है सोमेश्वर फोर्ट, सोमेश्वर किला, सोमेश्वर का किला या फिर सोमेश्वर फोर्ट। और इसकी जो ऊंचाई है वो 874 मीटर ही है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सबसे ऊंचा चोटी सोमेश्वर पहाड़ी का कहाँ पर है और कितना ऊंचा है? 874 मीटर ऊंचा है। और ये उत्तर के दिशा में ही पाया जाएगा, क्योंकि अधिक ऊंचाई उत्तर में ही पाई जाती है। इसके अलावा अगर इसी फिगर को हम लोग और थोड़ा डिटेल में देखें तो फिगर से ही हम कई सारे स्ट्रक्चर्स याद रख सकते हैं। अगर ये सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं तो इसका ये सबसे पश्चिमी हिस्सा है और ये सबसे पूर्वी हिस्सा है। इसका सबसे पश्चिमी हिस्सा जो है यहाँ पर पाया जाता है त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी कैनाल, त्रिवेणी नहर। सबसे पश्चिमी हिस्सा में, इस पहाड़ का सबसे पश्चिमी हिस्सा में त्रिवेणी नहर पाया जाता है। और इसके सबसे पूर्वी हिस्सा में भीखनाथोरी का दर्रा पाया जाता है, भीखनाथोरी दर्रा, जिसको हम लोग पास कहते हैं, माउंटेन पास। ये माउंटेन पास बनते कैसे हैं? तो नदियाँ जो अपर्दन करती हैं उनके कारण इन पास का निर्माण होता है। और इस क्षेत्र में, इस पर्वतीय क्षेत्र में कई सारे पासेस का निर्माण हुआ है, कई सारे दर्रों का निर्माण हुआ है, जिसके कारण ये जो एरिया है वो भारत और नेपाल के बीच एक पैसेज का काम करता है, एक रास्ता, एक मार्ग प्रदान करता है। उन्हीं दर्रों के थ्रू जो है वो आना जाना भारत और नेपाल के बीच संभव हो पाता है। तो इन दर्रों का निर्माण इस एरिया में बहने वाली कई सारी नदियाँ करती हैं। गंडक नदी बहती है यहाँ पर, हरहा नदी बहती है, कूदी नदी बहती है। ये सारी नदियाँ जो है इस क्षेत्र में बहती है और ये अपर्दन करने के साथ कई सारे माउंटेन पासेस या दर्रों का निर्माण करती है। अगर त्रिवेणी नहर देखें, ये प्रश्न भी पूछा गया है कि त्रिवेणी नहर में पानी जो है वो किस नदी से आता है? तो त्रिवेणी नहर में पानी गंडक रिवर से आता है, गंडक नदी से यह त्रिवेणी नहर बना हुआ है। और भीखनाथोरी का दर्रा यह बना हुआ है कूदी रिवर से। हालांकि ये नदियां और नहर ये अलग टॉपिक है, जिसको हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो बिहार में चल रहे हैं उसको भी हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर त्रिवेणी नहर का जिक्र हुआ तो इसलिए ये बता देना उचित लगा। इसके अलावा अगर हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखें जो सबसे दक्षिण में था, वो था रामनगर दून। तो आइए अब हम लोग रामनगर दून को देखते हैं। जो 3 उपभागों में विभाजित किया गया था उसमें से पहला उपभाग जो था वो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ था और दूसरा जो है वो है रामनगर दून। रामनगर दून जो है वो सबसे दक्षिण में स्थित है। अगर फिर से इस फिगर को देखें तो ये सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, बीच में हरहा घाटी और ये
रामनगर दून। तो ये सबसे दक्षिण वाला पार्ट है, दक्षिण में स्थित है, यानी कि अगर पूछा जाए सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिण में रामनगर दून पाया जाता है, दक्षिण दिशा में पाया जाता है, और हरहा रिवर के भी दक्षिण में पाया जा रहा है। ये अपेक्षाकृत कम ऊंचा होता है, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले भी देखा कि जैसे जैसे हम लोग उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे ऊंचाई घटती जाएगी। तो सोमेश्वर पहाड़ी की अपेक्षाकृत जो रामनगर दून की पहाड़ियाँ होती है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती है, स्मॉलर हिल्स होते हैं, जिनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती, यानी कि ये अपेक्षाकृत कम ऊंचा होता है, रिलेटिवली लेस हाइट। अपेक्षाकृत कम ऊंचा होता है। और अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी को हम लोग देखें, रामनगर दून की सबसे ऊंची चोटी, तो ये संतपुर एक जगह है, वहाँ पर पाई जाती है, संतपुर के पास। और आप ऊंचाई में अंतर यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं, ये केवल 240 मीटर ऊंचा होता है। सबसे ऊंची चोटी इसकी 240 मीटर है, जबकि सोमेश्वर पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो 874 मीटर थी। तो ऊंचाई में यहीं पर आपको अंतर साफ दिख रहा होगा। और अगर हम लोग हरहा वैली की बात करें, इन दोनों के बीच में जो ये है हरहा घाटी, ये हरहा नदी से बनता है, हरहा नदी इसके बीचों बीच बहती है और ये घाटी का निर्माण करती है। एक्चुअली में ये एक्सटेंशन होता है, हरहा घाटी एक्सटेंशन होता है मैदानी भाग का ही, जलोढ़ का जो मैदान है गंगा का, उसी का ये एक्सटेंशन माना जाता है। तो हरहा घाटी का डिटेल में कुछ खास है नहीं, ये है एक्सटेंशन ऑफ एल्यूवियल प्लेन, एक्सटेंशन ऑफ एल्यूवियल प्लेन। तो ये बिहार का भौतिक विभाजन में हम लोगों ने देखा कि बिहार के उत्तर पश्चिम में जो पहाड़ हैं वो किस तरीके से सिचुएटेड हैं और उसको किस तरीके से उपविभाजित किया गया है 3 भागों में। इसके अलावा एक और यहाँ पर अगर हम लोग बात को समझें तो हमें बिहार का जो उत्तर पश्चिम का भाग दिखता है, या फिर हम लोग यूँ कहें कि बिहार का जो पूरा उत्तर भाग दिखता है, ये भाग, ये पूरा हिमालय से सटा हुआ है। यहाँ पर नेपाल है और ये नेपाल हिमालय के भाग से पूरा सटा हुआ रहता है ये, जिसके कारण जो बिहार का उत्तर का एरिया बनता है ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया बन जाता है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया बन जाता है। और अगर सेस्मिक जोन की बात करें कि किस सेस्मिक जोन में आता है, तो ये सेस्मिक जोन 5 में आता है, सेस्मिक जोन 5 में आता है, क्योंकि ये हिमालय से सटा हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक्स की गतिविधियां ज़्यादा होती हैं, जिसके कारण से इस क्षेत्र में भूकंप, ज़्यादा तीव्र भूकंप आने की संभावना होती है। इसलिए यह काफ़ी वल्नरेबल क्षेत्र माना जाता है भूकंप के लिए। और इस क्षेत्र में जो ज़िले आते हैं वहाँ पर भूकंप की तीव्रता अधिक होने की संभावना होती है। और अभी कुछ दिन पहले जो AAO का पेपर हुआ था, BPSC ने ही कंडक्ट करवाया था, वहाँ पर ज़िलों का कुछ समूह देकर पूछा गया था कि कौन सा जिला समूह है जहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा आने की संभावना है बिहार में, यानी कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है जो बिहार में अर्थक्वेक के लिए, तो वो उत्तर के ज़िला हो जाएंगे। और हम लोगों ने पहला ही लेक्चर में देखा था कि बिहार के उत्तर में कौन कौन से ज़िले पाए जाते हैं, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, ये सभी ज़िला जो है वो इसी क्रम में ऑप्शंस भी दिए गए थे। तो हम लोग आसानी से इन वीडियोस को देखकर उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे बिना किसी कठिनाई के। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, जैसा कि हम लोग आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं हमारे वीडियोज़ में। और आगे भी आपको इस तरह के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। अगर लेक्चर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें। इसके अगले पार्ट में यानी कि लेक्चर 4 में हम लोग बिहार के मैदान को डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।